बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद की अदालतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। 4 जजेस ने 4 अहम फैसले किए हैं। इन अदालती प्रोसीडिंग का अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी जो अहम खबर है कि इमरान खान के लिए नई मुश्किल क्या है, किस ताकतवर शख्सियत को एक अहम टास्क जो है वो तफवीज़ कर दिया गया है, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे आगे चल के। और फिर मरीम नवाज़ का गेम चेंजर फैसला क्या है, उस फैसले ने कैसे बाजी पलट के रख दी है। मरीम नवाज़ के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बड़ा झटका लगा है, फिर इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में एक ख़बर आपके साथ हमने शेयर की, बल्कि 2 ख़बरें आपके साथ हमने शेयर की। एक ख़बर ये थी कि साबिक़ DGI फैज़ हमीद के जो भाई, जिनके ख़िलाफ़ जालसाजी के मुकदमे में इंक्वायरी का आगाज़ किया गया और फिर FIA ने उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए एपलेट फ़ोरम से रजू किया और एपलेट फ़ोरम ने नजफ़ हमीद की ज़मानत कैंसिल करके उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। अब पुलिस जो है वो रेड कर रही है, पुलिस उनको गिरफ़्तार करना चाहती है, लेकिन नजफ़ हमीद ने ज़मानत के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया था। हमने बात ये की थी कि देखना ये होगा कि नजफ़ हमीद की जो बेल एप्लीकेशन है कि उनकी ज़मानत बहाल की जाए, जो एपलेट फ़ोरम का फ़ैसला है उनकी ज़मानत कैंसिल करने का, उसको कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स हो गई है। यानी 24 घंटों के अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट है कि एक बेल रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन आती है और उसे जज इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दिया जाता है। आज इस केस की समाअत हुई तो जज इनाम अमीन मिनाज साहब ने, जो वकील पेश हुए नजफ़ हमीद की जानिब से जंजुआ साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बेल कैंसिलेशन करने का जो ऑर्डर है इसे कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। अब जज साहब ने नजफ़ हमीद के वकील के दलाइल सुनने के बाद यह हुक्म दिया, एक तो FIA का नोटिस कर दिया गया, दूसरा नोटिस जो है जो मुद्दई मुकदमा है नजफ़ हमीद के ख़िलाफ़ उसको किया गया और अदालत ने नजफ़ हमीद साहब के वकील से कहा कि चूँकि आज आपकी दरख्वास्त के ऊपर मैं नोटिस जारी करने जा रहा हूँ तो फ़िलहाल आप हमसे कोई स्टे ऑर्डर ना मांगें, पहले जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं जैसे FIA है, वज़ारत दाखिला है, उनका जवाब आने दें। उनसे पूछा जाएगा कि क्यों आपकी जो ज़मानत है इसको क्यों बहाल ना किया जाए। अब ये सवाल क्यों पुट किया जज साहब ने? इसलिए पुट किया क्योंकि नजफ़ हमीद के वकील के जो दलाइल थे, जो आर्गूमेंट्स दिए गए, वो यही थे कि ये फ़ैसला जिसमें बेल कैंसिल की गई मेंटेन नहीं रखा जा सकता, तो लिहाजा आप ज़मानत को रिस्टोर कर दें। तो अदालत ने सवाल ये पुट किया है कि क्यों जो ज़मानत है क्या वो रिस्टोर की जा सकती है। इस पर FIA और मुद्दई मुकदमा के जो वकला हैं वो आके आइंदा समाअत पे अदालत को असिस्ट करें। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला जज इनाम अमीन मिनाज साहब का सामने आया है। इसी तरीके से श्री मज़ारी साहबा, उन्होंने भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की कि उनकी बेटी, उनका दामाद जो है वो गिरफ़्तार हैं, अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उन्हें बेटी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आज जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस केस की समाअत की है और श्री मज़ारी साहबा की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब पेश हुए, दीगर वकला भी पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि वालदा को और जो दूसरे दामाद हैं और जो दूसरी बेटी है उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक लीगल सवाल उनके सामने रखा कि ये जो दरख्वास्त आपने रिट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, ये रिट फ़ाइल करने से पहले आपके पास एक मुतबादल फ़ोरम मौजूद था। आप या तो पुलिस को दरख्वास्त दे सकते थे, रावलपिंडी पुलिस को, या फिर जेल की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे सकते थे। आपने वहाँ पर दरख्वास्त दायर नहीं की, आपने बराह रास्त जो है मुतलका फ़ोरम को छोड़ते हुए उसको मुतलका फ़ोरम पे रजू करने की बजाय आपने डायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। तो पहले आप जेल इंतज़ामिया को या रावलपिंडी पुलिस को दरख्वास्त दें, वहाँ पे जो भी फ़ैसला आए आप 1 से 2 दिन का वक्त दें जेल इंतज़ामिया को, जेल हुकाम को। वहाँ से अगर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं आता, मुलाकात की इजाज़त आपको नहीं मिलती, तो फिर दोबारा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं डायरेक्टली। ये कानूनी नुक्ता है, कानूनी रिक्वायरमेंट है। जज साहब ने कहा हम डायरेक्टली आपको रिलीफ नहीं दे सकते। तो जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने जो मुलाकात की दरख्वास्त थी इसे जेल सुपरिटेंडेंट को भिजवा दिया है कि इस दरख्वास्त के ऊपर आप पहले फ़ैसला करें।
तो श्री मज़ारी साहबा को ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा अपने दमाद से मुलाकात की इजाज़त की जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे कोई रिलीफ नहीं मिल सका और अदालत ने सिर्फ एक डायरेक्शन करते हुए कि मुतलका फ़ोरम से जेल इंतज़ामिया से रजू करें, उसके बाद फिर आपका अगर जो दादरसी है वो नहीं होती तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। ये डायरेक्शन दे के दरख्वास्त को निपटा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस भी हुआ है। नदीम मुबारक और रजब भट्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि उनका नाम जो है वो ECL में शामिल कर लिया गया है। तो जज आज़म खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने ECL से नाम निकलवाने की रजब भट्ट और नदीम मुबारक की इस दरख्वास्त के ऊपर 1 हफ्ते में वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांग लिया है कि बताया जाए कि दोनों रजब भट्ट और नदीम मुबारक का जो नाम है ये क्यों ECL में शामिल किया गया और इस नाम को क्यों ना ECL से निकाल दिया जाए। लेकिन तीसरी नाज़रीन जो अदालती ख़बर है वो ये है कि जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का जो केस है, जिसमें 2 दिन पहले अचानक से मुकदमा लगा और जज साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो मुलज़मान है, जिसमें इमरान खान साहब का नाम भी शामिल है, तारिक शफ़ी का नाम शामिल है, हमें ज़मान साहब का नाम शामिल है, 3 मुलज़मान को एब्सकेंडर के तौर पे उनका चलान दाखिल करवाया गया जिसमें आरिफ नकवी का नाम शामिल है। अदालत ने जो तफ्तीशी हैं FIA के और जो प्रोसिक्यूटर हैं वासिक मलिक, उनको हुक्म दिया था कि 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन के अंदर आप इस केस का चलान दाखिल करें। और अदालत की तरफ से कहा गया कि 2022 से ये केस चल रहा है, अभी तक FIA ने इस केस में चलान दाखिल नहीं किया। अदालत ने तफ्तीशी को भी तलब करने का इंदिया दिया था और DG जो FIA हैं उनको भी बुलाने का अदालत की जानिब से इशारा और इंदिया दिया गया था। आज इस केस में डेवलपमेंट ये हुई है कि प्रोसिक्यूटर पेश हुए हैं वासिक मलिक साहब, तफ्तीशी पेश हुए हैं और उनकी तरफ से अदालत को ये आगाह किया गया कि जो चलान है इस केस का इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बाकी मुतलका लोगों के ख़िलाफ़, वो चलान मुकम्मल कर लिया गया है। और चलान मुकम्मल करने के बाद तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि जो रिक्वायरमेंट है उस चलान के ऊपर अप्रूवल हासिल करने के लिए ये चलान मुतलका लीगल ब्रांच को भिजवा दिया गया है। चंद रोज़ में लीगल ब्रांच इस चलान की मंजूरी दे देगी और चलान जो है अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। अब जज साहब ने, अब्दुल गफूर काकड़ साहब ने, जब ये अदालत को बताया गया कि चलान मुकम्मल करके लीगल ब्रांच को भिजवा दिया गया है, तो जज साहब ने केस की जो समाअत है, आज 4 जनवरी है, 6 दिन की तारीख डाल दी, यानी 10 जनवरी तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया और कहा गया कि आइंदा समाअत से पहले जो चलान है उसकी मुतलका अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के बाद उसे अदालत में जमा करवाया जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बुरी खबर है, एक नई मुश्किल है कि अचानक से एक मुकदमा लगा जो कि सालों से पेंडिंग चला आ रहा था, जिसमें अदालत ने चलान जमा करवाने का हुक्म दिया है। आप ज़रा कड़ियाँ मिलाएं, एक ये केस लगता है फ़ॉरेन फंडिंग का तहरीक इंसाफ का इमरान खान के ख़िलाफ़, जब जज अब्दुल गफूर काकड़ साहब जो हैं 48 घंटों में चलान जमा करवाने का हुक्म देते हैं। और इसी के पैरेलल डेवलपमेंट ये होती है कि जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब वो तब्दील हो जाते हैं, उनकी जगह पे राव अब्दुल करीम को पंजाब का नया IG अपॉइंट कर दिया जाता है। और जैसे ही राव अब्दुल करीम का पंजाब के नए IG का नोटिफिकेशन होता है, जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं उनके DG FIA अपॉइंट करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाता है। और आजकल में जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं वो DG FIA का मनसब जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। अब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब वो हैं जिन्हें देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं उन्होंने पंजाब में बड़ा तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो जुल्म किया है। अब जुल्म क्या है? जो मलबा, जो इल्ज़ाम डॉक्टर उस्मान अनवर पे लगता है वो ये है कि 9 मई के जो मुलज़मान, जब 9 मई 2023 का इंसिडेंट हुआ तो PTI के जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार करके अदालतों में पेश किया गया। घर में थे, कहीं छुपे हुए थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। और भी आगे पीछे जो एक्टिविटीज़ हुई उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल उठाती है कि हमें ये नहीं करने दिया गया, हमारे फ़लाँ बंदे को जो है वो उठा लिया गया, उसमें उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो ये जो DG FIA उस्मान अनवर साहब की तैनाती हुई है, ये तैनाती, उनकी तब्दीली और अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा लगना और फ़ॉरेन फंडिंग के मुकदमे में अदालत की जानिब से चलान जमा करवाने का हुक्म दिया जाना, ये चीज़ें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कड़ियाँ मिलाएं तो ये एक नई मुश्किल है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए।
ये एक नई मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब चालान जमा होगा अदालत में 10 फरवरी को होता है या 1-2 तारीखें और ऊपर चली जाती हैं, तो जो मुल्ज़मान है इस केस में, जिसमें इमरान खान का नाम भी शामिल किया गया है, 2 और लोगों का नाम भी शामिल किया गया है, 3 इश्तिहारी मुल्ज़म डिक्लेयर किए गए हैं, उन्हें चालान की नकुल फराहम की जाएगी। जब चालान की नकुल उनको फराहम की जाएगी तो उसके बाद फिर फ़र्द जुर्म लगाने की तारीख़ आएगी। और ये वो मुकदमा है नाज़रीन फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 लाख डॉलर की गैर कानूनी ममनुआ तौर पर फंडिंग ली है। और इस केस का मुद्दई कौन है? इस केस के मुद्दई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में जो शामिल हैं, जो आज भी कहते हैं कि वो साबिक बानी रहनुमाओं में नहीं बल्कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा हैं, जनाब अकबर एस बाबर साहब। तो ये केस जो चलना है, इस केस का जो दोबारा से ट्रायल का आगाज़ होना है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का IG पंजाब के अहदे से तब्दील करके उन्हें DG FIA बनाना है, तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक बुरी खबर है। एक और ख़बर भी नाज़रीन अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक़, कल रात जो अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा ने धरना दिया, उस धरने में नाज़रीन ये हुआ कि एक आरिफ नामी शख्स को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जो कि तहरीक इंसाफ के धरने के करीब था, जो कि अलीमा खान साहबा के करीब जो है उसको तहवील में पुलिस की जानिब से लिया गया। मशकूक शख्स के तौर पर उसको गिरफ़्तार किया गया, और जब गिरफ़्तार किया गया पुलिस ने अपनी तहवील में लिया तो उससे पिस्टल भी बरामद हुआ। अब लाइसेंस उसके पास था, लेकिन लाइसेंस मुल्तान का शहरी है, वो रावलपिंडी में अपना पिस्टल लेके 30 बोर का पिस्तौल लेके क्यों पहुंचा हुआ था, इसका कोई जवाब नहीं दे सका। और फिर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोइन कुरैशी साहब को, जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें बुला के ये पूछा कि आप इस शख्स को जानते हैं, इसका नाम आरिफ है, मुल्तान से इसका ताल्लुक़ है। तो मोइन कुरैशी साहब ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि इसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब ये शख्स पिस्तौल के साथ पकड़ा गया। अलीमा खान साहबा को भी बताया गया कि ऐसे मशकूक शख्स आपके धरने में शामिल था, उससे पिस्तौल भी बरामद हुआ है। आज उस शख्स के खिलाफ रावलपिंडी की पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब नाज़रीन आते हैं आखिरी खबर पे, जो कि जुड़ी है मरीम नवाज़ साहबा से। खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो किया कि 8 फरवरी को हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे, 8 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे, यौम सियाह मनाया जाएगा और हम अपना जो एक इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ, इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अब इमरान खान साहब ने भी जिम्मेदारी सुहेल अफरीद साहब को सौंपी कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। वो लाहौर भी गए, लाहौर के बाद कराची भी गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते रहे, मालाकंड में, मर्दान में, सवात में, गौरा में, पेशावर में निकले। अब तहरीक इंसाफ कहते कि हमने ये इवेंट कामयाब बनाना है, लेकिन इस वक्त नाज़रीन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का जो इवेंट है, आप सोशल मीडिया देख लें, आप मीडिया निकाल के देख लें, आप पब्लिक को ले लें, ख़ास तौर पे पंजाब की पब्लिक को ले लें, क्योंकि बंदे तो अगर पंजाब से निकलें तो आपका एहतजाज जो है वो कामयाब होता है। किसी जगह के ऊपर 8 फरवरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, यौम सियाह, शटल डाउन, पहिया जाम हड़ताल जो है वो डिस्कस नहीं हो रही। अगर डिस्कस हो रहा है तो मरीम नवाज़ का वो फ़ैसला जिसमें उन्होंने एक गेम चेंजर फ़ैसला किया कि बसंत का त्यौहार जो कि 25 साल से जिस पे पाबंदी थी, उस त्यौहार को मरीम नवाज़ साहबा ने दोबारा से ज़िंदा कर दिया। अब 6, 7, 8 फरवरी को मरीम नवाज़ ने बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान किया और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें 6 और 7 को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। 8 को अतवार है और 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की छुट्टी है। आज आप निकाल के देखें, हर जगह पे सोशल मीडिया, पब्लिक, मुख्तलिफ जो बैठने की जगह होती हैं, गलियां कूचे निकाल के देखें, वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? वहाँ पे पंजाब लाहौर का बसंत का इवेंट डिस्कस हो रहा है। तो मरीम नवाज़ ने जो बसंत का त्यौहार मनाने का जो फ़ैसला किया है और इससे मुतल्लिक़ जो इंतज़ामात किए गए हैं वो भी TV के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो आज अगर डिस्कशन हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज यौम सियाह की नहीं, पंजाब हुकूमत के मरीम नवाज़ के फ़ैसले बसंत के त्यौहार की हो रही है कि ये त्यौहार कैसे मनाया जाएगा। और पंजाब से दीगर सूबों से लोग जा रहे हैं लाहौर में बसंत का ये इवेंट मनाने के लिए। तो मरीम नवाज़ का जो फ़ैसला है बसंत का त्यौहार मनाने का, इस फ़ैसले ने जो तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को एहतजाज का जो फ़ैसला है
उस फैसले को गिना के रख दिया है, उस फैसले पर को पीछे धकेल दिया है 8 फरवरी के इवेंट को। और जो बसंत का त्यौहार है वो 8 फरवरी के तहरीक इंसाफ के इवेंट के ऊपर गालिब आ चुका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।